नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम सिख साम्राज्य के शानदार इतिहास की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में इसका उदय हुआ और कैसे अंत में इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ पंजाब के इतिहास को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज कैसे फैला, इसे जानने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 1780 से लेकर 1849 तक के इस पूरे सफर को एक एक करके बिल्कुल क्रम से देखेंगे। कैसे बिखरी हुई मिसलों से एक साम्राज्य बना और फिर कैसे उसका पतन हो गया। इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को हम आसानी से समझने के लिए 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पंजाब का उदय, फिर रणजीत सिंह का साम्राज्य, उसके बाद एक युग का अंत, फिर आंग्ल सिख युद्ध और आखिर में साम्राज्य का ब्रिटिश भारत में विलय। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, पंजाब का उदय। ये समझने के लिए कि रणजीत सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बनाया कैसे, हमें सबसे पहले 18वीं सदी के पंजाब की राजनीतिक हालत को देखना होगा। गुरु गोबिंद सिंह और बंदा बहादुर के बाद पंजाब का क्षेत्र कई छोटे छोटे आज़ाद सिख गुटों में बंट गया था। इन गुटों को मिसल कहा जाता था। अब ये मिसलें सिर्फ कोई छोटे मोटे समूह नहीं थे, बल्कि अपने अपने सरदारों के तहत ये बहुत शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक इकाइयां थीं जो अपने अपने इलाकों पर राज करती थीं। उस दौर में कुल 12 प्रमुख मिसलें थीं, जैसे भंगी, अहलुवालिया और सुकरचकिया। इन्हीं में से एक सुकरचकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह का परिवार आता था, जिसके मुखिया उनके पिता महासिंह थे। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, रणजीत सिंह का साम्राज्य। यहीं से शेर पंजाब के उदय की असली कहानी शुरू होती है। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ और सोचिए, सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में 1792 में पिता के देहांत के बाद वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। अपनी शानदार सैन्य क्षमता और कूटनीति के दम पर उन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया, जो उस वक्त की राजनीतिक राजधानी थी, और फिर 1802 में अमृतसर पर, जो कि धार्मिक राजधानी थी। बस 1805 आते आते वो पंजाब के सबसे ताकतवर शासक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने 1809 में कांगड़ा की पहाड़ियों को जीता, 1818 में व्यापार का बड़ा केंद्र मुल्तान अपने कब्जे में लिया, और फिर 1819 में खूबसूरत कश्मीर घाटी और 1834 में बहुत ही महत्वपूर्ण पेशावर पर भी विजय हासिल की। इन जीतों ने सिख साम्राज्य को उत्तर पश्चिम भारत की एक बहुत बड़ी और लगभग अजेय ताकत बना दिया था। अच्छा, रणजीत सिंह की ये बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेज भी चौकन्ने हो गए। तो 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के एक दूत चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि में ये तय हुआ कि सतलुज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सतलुज के पूरब के इलाके अंग्रेजों के पास चले गए, और अंग्रेजों ने लुधियाना में अपनी एक फौजी टुकड़ी भी तैनात कर दी, ताकि रणजीत सिंह उस तरफ अपना साम्राज्य न बढ़ा सकें। रणजीत सिंह के इतने सफल शासन के पीछे 2 बड़ी वजह थीं। पहली, उनका धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। वो बहुत ही सहिष्णु और उदार शासक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके सबसे खास मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एक मुसलमान थे। और दूसरी वजह थी उनकी आधुनिक सेना, जिसे फौज खास कहते थे। यूरोपियन ट्रेनरों से ट्रेनिंग पाई ये सेना उस समय एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी। तभी तो एक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमॉन्ड ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से कर दी थी। और अब बात एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। 1814 में रणजीत सिंह के पास मशहूर कोहिनूर हीरा आया। हुआ ये कि उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा की मदद की ताकि वो अपनी राजगद्दी वापस पा सकें। इसी मदद के बदले में शाह शुजा ने उन्हें वो बेशकीमती हीरा तोहफे में दिया, जिससे कभी नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया था। तो चलिए अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक युग का अंत। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही इस महान साम्राज्य के पतन की कहानी भी शुरू हो गई। 27 जून 1839 को जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ, साम्राज्य का सारा संतुलन ही बिगड़ गया। उनके दरबार में फौरन गुटबाजी और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। जो काबिल सेनापति थे वो रहे नहीं, जिसकी वजह से सेना पर से नागरिक प्रशासन का कंट्रोल भी खत्म हो गया। इस अंदरूनी कमजोरी को अंग्रेज बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान और सिंध में अपनी गतिविधियां तेज कर दी, जिससे सिखों को यह डर सताने लगा कि अगला निशाना वही है।
और इसके बाद तो गद्दी के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। पहले रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह को 1839 में गद्दी से हटाकर मार दिया गया। फिर उनके बेटे नौनिहाल सिंह की भी एक अजीब सी दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद रणजीत सिंह के दूसरे बेटे शेर सिंह राजा बने, लेकिन 1843 में उनकी भी हत्या कर दी गई। आप सोचिए, सिर्फ 4 साल में 3 शासकों की मौत। इसके बाद आखिर में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। 1845 में जब दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया तो उनकी उम्र महज 5 साल थी। इसलिए उनकी मां महारानी जिंदन को साम्राज्य की संरक्षिका यानी कि रीजेंट बनाया गया। अब पंजाब की इस भयानक अस्थिरता को अंग्रेज अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत बड़े, एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहे थे। तो इस पूरे खंड का सार यही है कि रणजीत सिंह की मृत्यु से जो शक्ति का खालीपन पैदा हुआ, उसने एक खूनी उत्तराधिकार संकट को जन्म दिया और नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य एक छोटे बच्चे के हाथों में आ गया जो बहुत ही कमजोर और असुरक्षित हो चुका था। और इसी कमजोरी ने अंग्रेजों से सीधे टकराव का रास्ता खोल दिया। तो अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे खंड पर, आंग्ल सिख युद्ध। ये वो दौर था जब साम्राज्य पर सबसे बड़ा संकट आया। पहले आंग्ल सिख युद्ध के पीछे कई वजहें थी। एक तरफ अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उन्होंने 1843 में सिंध पर कब्जा कर ही लिया था और अब उनकी नज़र पंजाब पर थी। दूसरी तरफ सिख खालसा सेना को अंग्रेजों के इन इरादों की भनक लग चुकी थी। और फिर युद्ध की तात्कालिक वजह बनी दिसंबर 1845 की घटना, जब सिख सेना ने तय सीमा यानी सतलुज नदी को पार करके ब्रिटिश इलाके पर हमला कर दिया। इस युद्ध में कई बड़ी और भीषण लड़ाइयां हुईं, जैसे मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई और बुड्ढेवाल की लड़ाई। लेकिन 10 फरवरी 1846 को हुई सुब्रहान की लड़ाई में सिखों को एक निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और इसी हार ने सिख दरबार को संधि की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसकी शर्तें बहुत ही अपमानजनक और कठोर थीं। दलीप सिंह को महाराजा तो मान लिया गया, लेकिन जालंधर दोआब और सतलुज के दक्षिण का सारा इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। सिख सेना की ताकत को बहुत कम कर दिया गया और लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को बिठा दिया गया। मतलब साम्राज्य की आज़ादी लगभग खत्म हो गई। अब लाहौर की संधि में सिखों पर युद्ध का भारी हर्जाना भी लगाया गया था, जिसे सिख दरबार चुका नहीं पाया। तो इसी हर्जाने के बदले में अंग्रेजों ने महाराजा से कश्मीर का पूरा इलाका छीन लिया। और फिर 16 मार्च 1846 को एक और संधि हुई, जिसे दूसरी अमृतसर संधि कहते हैं। इस संधि के तहत उन्होंने 75 लाख रुपए में कश्मीर को डोगरा शासक गुलाब सिंह को बेच दिया और यहीं से कश्मीर में डोगरा वंश के शासन की शुरुआत हुई। कश्मीर को बेचे जाने के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसके बाद दिसंबर 1846 में भैरववाल की संधि की गई। इसके तहत महारानी जिंदन को प्रशासन से पूरी तरह हटा के पेंशन पर भेज दिया गया। शासन चलाने के लिए 8 सिख सरदारों की एक परिषद तो बनी, लेकिन इस परिषद को भी ब्रिटिश रेजिडेंट के कंट्रोल में ही काम करना था। तो इस संधि ने एक तरह से पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश संरक्षण में ला दिया था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पहले आंग्ल सिख युद्ध का नतीजा ये निकला कि सिखों की हार हुई और उन पर ऐसी संधियां थोपी गईं जिन्होंने साम्राज्य से उसकी जमीन, उसकी सैन्य ताकत और आखिरकार उसकी अपनी सरकार भी छीन ली। इन अपमानजनक संधियों से सिखों में गुस्सा भर गया था और इसी गुस्से ने दूसरे युद्ध की आग को भड़का दिया। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की असली वजह सिखों का यही गुस्सा और अपमान था। लेकिन जो तात्कालिक कारण बना वो था मुल्तान में हुआ विद्रोह। वहां एक नए ब्रिटिश नियुक्त गवर्नर के खिलाफ विद्रोह हुआ जो जल्द ही हजारा तक फैल गया। बस साम्राज्यवादी सोच वाले लॉर्ड डलहौजी को पंजाब पर पूरी तरह कब्जा करने का बहाना मिल गया। दूसरे युद्ध की शुरुआती लड़ाइयां बहुत ही कांटे की टक्कर वाली रहीं। 22 नवंबर 1848 को रामनगर की लड़ाई में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन सिख सेना ने जबरदस्त मुकाबला किया। फिर 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की लड़ाई हुई, जिसमें शेर सिंह की अगुवाई में सिख सेना ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। इससे पता चलता है कि सिख सेना ने कितनी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी। लेकिन इस युद्ध का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 21 फरवरी 1849 को गुजरात में हुआ। ये चिनाब नदी के किनारे लड़ी गई थी और इसे इतिहास में तोपों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तोप खाने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। इस लड़ाई में सिख सेना की पूरी तरह से हार हुई और आखिर में शेर सिंह और चतर सिंह समेत पूरी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस हार के साथ ही सिख साम्राज्य का
आखिरी अध्याय भी शुरू हो गया। तो चलिए अब हम अपने अंतिम खंड पर चलते हैं, साम्राज्य का विलय। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा की और पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया गया, उन्हें 50,000 पाउंड की सालाना पेंशन दी गई और पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और हाँ, वो मशहूर कोहिनूर हीरा भी पंजाब के खजाने से निकालकर ब्रिटिश राजघराने को सौंप दिया गया। विलय के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नया प्रशासनिक सिस्टम बनाया। शुरुआत में 1849 में हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मानसेल का एक प्रशासनिक बोर्ड बनाया गया। फिर 1853 में इस बोर्ड को खत्म कर दिया गया और पंजाब को सीधे एक चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया और जॉन लॉरेंस इसके पहले चीफ कमिश्नर बने। तो ये थी सिख साम्राज्य की पूरी कहानी। महाराजा रणजीत सिंह ने जिस शक्तिशाली साम्राज्य को एक शेर की तरह खड़ा किया था, वो आखिर में अंदरूनी झगड़ों और बाहरी हमलों की वजह से इतिहास का हिस्सा बन गया। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में मिली हार ने भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का अंत कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ग्लोबल लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।